नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी पावर स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो भारत के मध्यकालीन इतिहास की ये दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास आप लोग नहीं लिए हैं तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक है दिल्ली का सुल्तान कितने ईस्वी में बना था? तो 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। उसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खम्स, जजिया ब्राह्मणों पर भी एवं जाकात वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने कितने कष्टदायक करों को समाप्त किया था? तो 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था और केवल 4 कर रखा था। वो 4 कर कौन कौन से थे? तो खराज, खम्स, जजिया, ब्राह्मणों पर भी एवं जाकात वसूल, ब्राह्मणों को भी आकर देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने किन किन नगरों की स्थापना की थी? तो हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना की। ध्यान रखिएगा। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटाला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तो पूछ लिया कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कोटाला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। या पूछ लिया कि कोटाला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कौन करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिरने से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। बिजली गिरने से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कौन करवाया था? तो फिरोज शाह ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिरोज ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतुहत ए फिरोज शाही की रचना की। फिरोज ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा की रचना की थी। वो कौन सी रचना थी? तो फुतुहत ए फिरोज शाही थी। बरनी इसका दरबारी था। इसने तारिक ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी। इसका दरबारी कौन था? तो बरनी था। और वह कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो तारिक ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली पर आक्रमण कितने ईस्वी में किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। या फिर नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कौन किया था? तो तैमूर लंग ने किया था। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी खां था। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि ली। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने कौन सी उपाधि ली थी? तो शाह की उपाधि ली थी। दिल्ली का सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश 1451 से 1426 ईस्वी। बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। उसने 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली पर शासन आरंभ किया। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से उसने दिल्ली पर शासन कितने ईस्वी में आरंभ किया था? तो 1451 ईस्वी में आरंभ किया था। उसकी सबसे बड़ी सफलता थी जौनपुर को पुनः दिल्ली में शामिल करना। उसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? तो उसकी सबसे बड़ी सफलता थी जौनपुर को पुनः दिल्ली में शामिल करना। अगला टॉपिक सिकंदर लोदी। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कितने ईस्वी में की थी? तो 506 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी तथा आगरा को राजधानी बनाया।
सिकंदर लोदी ने उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी। वो किस नाम से थी? तो गुलरूखी के नाम से थी। और उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किसका प्रचलन करवाया था? तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई। सिकंदर लोदी की मृत्यु कितनी ईस्वी में हुई थी? तो 1517 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। उसके बाद आगरा के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इब्राहिम लोदी बैठा था सिकंदर लोदी के बाद। और वह किसकी उपाधि धारण किया था? तो इब्राहिम शाह की उपाधि धारण किया था। इब्राहिम लोदी। बाबर ने 1426 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सत्ता स्थापित की। पानीपत का प्रथम युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1426 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त होने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक, धार्मिक आंदोलन। सूफी आंदोलन। सूफी दर्शन एक ईश्वरवाद में विश्वास करता था। यह एक प्रकार का रहस्यवादी दर्शन था। सूफी दर्शन किस में विश्वास करता था? तो एक ईश्वरवाद में विश्वास करता था। और यह एक प्रकार का रहस्यवादी दर्शन था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन, फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती तथा फरीखुद्दीन जयशंकर प्रसिद्ध सूफी संत थे। जो धार्मिक आंदोलन छिड़ा था सूफी संत का, वो अजमेर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और दिल्ली से शेख निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन थे, और फतेहपुर सीकरी से शेख सलीम चिश्ती थे तथा फरीखुद्दीन जयशंकर प्रसिद्ध सूफी संत थे। संप्रदाय संस्थापक, भारत में प्रचारक। चिश्ती अबुल अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहारवर्दी शेख सिहाबुद्दीन उमा सुहारवर्दी, बहाउद्दीन जाकारिया, कदरी अब्दुल कादिर, शाह नियामतुल्लाह, नक्शबंदी, ख्वाजा काकी बाकी बिल्ला, मखदूम जिलानी, सत्तरिया अब्दुल सत्तार। अगला टॉपिक, भक्ति आंदोलन। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कितनी शताब्दी से हुई थी? किस शताब्दी में हुई थी? तो 6वीं शताब्दी में हुई थी। ध्यान रखिएगा। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो तमिल क्षेत्र से हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलावर वैष्णव संत तथा 63 नायनार शैव संत ने किया। भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया? तो अलावर वैष्णव संत, 63 नायनार शैव संत ने किया। दक्षिण में रामानुज, उत्तर में रामानंद और कबीर महाराष्ट्र में। भक्ति आंदोलन जो छिड़ा था
वो यहाँ से दक्षिण से कौन छेड़े थे तो रामानुज थे, और उत्तर से रामानंद थे, रामानंद और कबीर थे। महाराष्ट्र में नामदेव थे, और बंगाल से चैतन्य थे, और पंजाब से गुरु नानक थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। ये लोग आंदोलन यहाँ से छेड़े थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। कबीर की शिक्षाएं किस में संग्रहित हैं तो बीजक में संग्रहित हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इटली का यात्री निकोलो कोटो 1420 ईस्वी में विजयनगर आया। देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोलो कोटो कितनी ईस्वी में विजयनगर आया था तो 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। या फिर पूछ लिया कि निकोलो कोटो विजयनगर या इटली में किसके शासनकाल में आया था तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। इस साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय एवं कुशल योद्धा एवं विद्वान था। देवराय द्वितीय के समय विजयनगर कौन आया था तो अब्दुल रज्जाक आया था। और इस साम्राज्य का महान शासक कौन था तो कृष्णदेव राय था, या फिर योद्धा कृष्णदेव राय था। इस साम्राज्य का सबसे महान शासक जो था वो था कृष्णदेव राय, और यह एक कुशल योद्धा भी था कृष्णदेव राय। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस आया। डोमिंगोस पायस किसके शासनकाल में आया था तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जम्बवती कल्याणम एवं उषा परिणय की रचना की। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में किसकी रचना की थी तो आमुक्तमाल्यद की थी, और संस्कृत में जम्बवती कल्याणम की एवं उषा परिणय की रचना की थी। बनहट्टी के नज़दीक तालीकोटा रच्सी तंगड़ी के प्रसिद्ध युद्ध 1556 ईस्वी में विजयनगर का शासक राम राय पराजित हुआ। पूछ लिया कि रच्सी तांगड़ी का युद्ध कितनी ईस्वी में हुआ था तो 1565 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन पराजित हुआ था तो विजयनगर का शासक राम राय पराजित हुआ था तच्सी तांगड़ी के युद्ध में, या तालीकोटा का युद्ध भी कह लीजिए। इसी के साथ दक्षिण में हिंदू सर्वोच्चता का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः संगम, सालुव, तुलुव एवं अरविड्डू वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया तो संगम, सालुव, तुलुव एवं अरविड्डू वंशों ने शासन किया। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है बहमनी साम्राज्य 1347 से 1518 ईस्वी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी राजधानी गुलबर्गा थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी तो हसन गंगू ने की थी, और बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी तो गुलबर्गा थी। ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गवा एक फारसी था जो लगभग 25 वर्षों तक बहमनी साम्राज्य में मंत्री बनकर रहा। मोहम्मद गवा बहमनी साम्राज्य में कितने वर्षों तक मंत्री बनकर रहा था तो 25 वर्षों तक मंत्री बनकर रहा था। बहमनी शासक हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता था। बहमनी का शासक जो हुमायूं था उसको क्या कहा जाता था तो दक्कन का नीरो कहा जाता था। 1417 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कितनी ईस्वी में आया था तो 1417 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोहम्मद गवा की हत्या के बाद बहमनी 5 छोटे छोटे राज्यों बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बरार में विभाजित हो गया।
मोहम्मद गवा की हत्या के बाद बहमनी कितने राज्यों में विभाजित हो गया? तो 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। वो राज्य कौन कौन से थे? तो बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार में विभाजित हो गया था बहमनी। बाबर के अलावा अन्य 4 राज्यों ने मिलकर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। बाबर के अलावा अन्य 4 राज्यों ने किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को नष्ट किया था? तो तालीकोटा के युद्ध में नष्ट किया था विजयनगर साम्राज्य को। बहमनी राज्य के विखंडन से बने 5 राज्य। राजवंश संस्थापक तो अहमदनगर निजाम शाही मालिक अहमद, बीजापुर आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर है राजवंश राजधानी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह, बीदर बरीद शाही अमीर अली खरीद बरीद, बरार इमाद शाही फतेहतुल्ला इमाद शाह,